चुके हैं। उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद हैं। तमाम गणमान्य लोग प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं और वहाँ पर जो प्रदर्शनियाँ हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों के लोग। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट की एक टोपी है जो प्रधानमंत्री जिसको देख रहे हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ में। ये सिक्किम की है जी, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की है और ये मोनपा ट्राइब की है कैप। जी बहुत बढ़िया, आपने जो तवांग एरिया में रहते हैं। क्या खासियत है सर इसकी? ये आपको सर्दियों में आप बिल्कुल सिर गर्म रहता है और जो पानी है जो साइड पे आप देख रहे हैं रस्सियाँ निकल रही हैं उससे टपक जाता है बाहर। अच्छा, तो ये देखिए यूनिक टोपी है और प्रधानमंत्री ने उसको देखा और बातचीत की। देखिए ये प्रधानमंत्री जो तमाम आधुनिक तकनीक है जो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में लेकर आई जा रही है उसके विषय में भी देख रहे हैं। कपड़ा बुनने का जो कपड़ा बुनने की मशीन है उसको भी देख रहे हैं। तो हस्तशिल्प, हस्तकला से लेकर के और आधुनिक तकनीक तक की तमाम जो चीज़ें हैं प्रधानमंत्री वो उसको देख रहे हैं। ये भी कोई नागालैंड का स्टॉल है जी, जिसमें ये नागा ट्राइब के कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये कपड़ा बुनने की मशीन थी खड्डी। जी, इस कपड़ा बुनने की मशीन को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया? खड्डी बोलते हैं। खड्डी बोलते हैं। इससे ट्रेडिशनल वे, जी ट्रेडिशनल वे है और उसके जरिए जी जी हैंडलूम मैं वो समझ रहा हूँ और उसके जरिए ये बुना जाता है। इस टोपी को देखिए, बड़ी बेहतरीन, बड़ी खास टोपी लग रही है और प्रधानमंत्री भी बड़े उत्सुक लग रहे हैं इसके विषय में जानने समझने को। आपने बड़ी विशेष जानकारी दी, क्या कहते हैं एक बार फिर से बताएंगे? जो दूसरी टोपी थी ये जो पहनी है इन्होंने जी, जो दिखा रहे हैं टोपी पहन के जी, ये मोनपा ट्राइब की टोपी है। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा लोग रहते हैं तवांग एरिया में। जी, तो इस पे बारिश की बूंदें जो है टपकती हैं तो दूसरे साइड से बहकर निकल जाती हैं, वहां से निकल के बाहर चली जाती हैं, सिर में नहीं जाती। वाह, और सिर बिल्कुल गर्म रहता है। साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ में जो लोग हैं और डोनर मंत्रालय के भी अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये भी देख रहे होंगे दीपक जी की तमाम युवा हैं इस प्रदर्शनी जी में। बिल्कुल जी, नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा युवाओं का प्रतीक है। जी, आप देख रहे हैं, इस विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। और ये जो सोच है आप देख रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ में बड़ा उनका जो इंटरेक्शन है उसमें वो हमेशा अग्रणी रहे हैं। देखिए हर घर में नॉर्थ ईस्ट में ऐसी खड्डी आपको मिलेगी जिसमें वो अपना कपड़ा, ट्रेडिशनल कपड़ा जो है खुद बुनते हैं। कोई वहाँ ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बचपन से लोग अपने घर में देखते हैं, माँ को देखते हैं कि कैसे कपड़ा बुन रही है। और हर किसी को वहाँ हर लेडी, एवरी लेडी इन नॉर्थ ईस्ट नोज हाउ टू वीव। जी, एक तो कपड़ा बुनने का सबको मालूम है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में आपको गिटार स्कूल नहीं मिलेंगे। अच्छा, हर व्यक्ति लड़का हो या लड़की सबको गिटार बजाना आता है क्योंकि संगीत उनकी इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। वाह, ये आपने एक अनोखी जानकारी दी कि गिटार बजाना और संगीत जो है वहाँ का लोक संगीत जो है बहुत प्रसिद्ध है और सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। स्पेशली जो ट्राइबल्स के बीच में क्या होता है कि कोई पैदा होता है तब भी संगीत बजता है और जब कोई गुजर जाता है तब भी संगीत बजता है। जी, तो प्रधानमंत्री बेहद उत्सुकता के साथ में इन जो विविध वस्तुएं हैं प्रदर्शनी की वो उसको देखते हुए, चाहे वो हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़ी हुई हैं, कृषि और कृषि आधारित उद्योग से जुड़ी हुई हैं, तमाम हम जो शीशियाँ और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जो वो है, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट देख पा रहे हैं और विभिन्न राज्यों की जो वहाँ के अष्टलक्ष्मी राज्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, ये प्रदर्शित करती हैं हमारे उस अतुल्य भारत की भी तस्वीर, अष्टलक्ष्मी राज्यों की तस्वीर। और प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आपने देखी और प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे ख़ास बात है कि आईटी और ITES जो है वो इस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में ये एक बढ़ता उद्योग है आईटी, और जिसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो उच्च साक्षरता दर है
दीपक जी। और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाली आबादी इसे आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। देखिए, इसीलिए महोत्सव के दौरान टेक्निकल सेशंस रखे गए हैं जिसपे विचार विमर्श और जो इन्वेस्टर्स और जो लोकल टैलेंट है उनका मिलना भी होगा और आगे भी बात बढ़ेगी। देखिए, इसमें टेक्निकल सेशन में एक तो बात होगी विमेंस लीडरशिप, दूसरा होगा आईटी पे जी, तीसरा एक और होगा एनर्जी पे, फिर डिस्कशन होगी हेल्थ केयर पे, फिर होगी स्पोर्ट्स पे, फिर होगी आर्ट्स एंड कल्चर पे जी। इट्स लाइक अ शोकेस विंडो ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हैपनिंग इन दिल्ली। जी बिल्कुल, और ये सभी के लिए अवसर एक तरह से दे रहा है। दुनिया को तो ये को शोकेस तो कर ही रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या है, कैसे है जी। और कितने अवसर उसमें छुपे हुए हैं, क्या कुछ है वो तो बताता ही है। साथ ही साथ जो तमाम इसमें स्टेक होल्डर्स हैं अगर कहा जाए तो वो एक साथ आ रहे हैं, उनको एक मंच प्रदान कर रहा है ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव। जी 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 बिल्कुल। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है दीपक सर। बिल्कुल। सी ये जो है एक इन्वेस्टर्स राउंड टेबल भी ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे इवेंट, जिसमें दैट इज टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन नेटवर्क्स। नेटवर्किंग जो है बिजनेसमैन और आर्टिसन के बीच में यहाँ हो पाएगी, पार्टनरशिप इन द बिजनेस, और वो नई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट में भी इसमें अवसर मिलेंगे आपको। तो एक तरह से ये वन वे ट्रैफिक नहीं है जिसको कहते हैं कि कोई चीज प्रदर्शित कर दी गई, लोग आए उन्होंने देखा और चले गए, ऐसा नहीं है। यहाँ से B2B जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत होंगी यहाँ पे जी। तो ये इस तरह का पहला अवसर है, ये भी अपने आप में दूरगामी सोच है किस तरह से ये देखते बिल्कुल। हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, डोनर मिनिस्ट्री ने एक दो ऐसे फेस्टिवल कराए थे, लेकिन इतने वृहद स्तर पर जैसे आपने बताया ना कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो चाहे वो प्रदर्शनी हो, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़ी हुई जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको बढ़ावा देते हुए, फिर B2B की जो बात आप कर रहे हैं, पर्यटन को किस तरह से वहां बढ़ावा दिया जा सकता है, बुनियादी ढांचे को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, तमाम कन्वर्सेशंस, तमाम डायलॉग्स, ये सारी चीजें शायद पहली बार हो रही है इस महोत्सव में। बायर सेलर्स मीट भी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जेम्स, ज्वेलरी और टूरिज्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट शोकेस किया गया है। तो नेचुरली इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके रखा गया है ताकि जो बायर्स हैं वो लोग कांटेक्ट बना सकें सप्लायर से और आगे बिजनेस कर पाएं। जी बिल्कुल, एक बड़ा मंच है और बड़ा अवसर है तमाम सारे लोगों के लिए। और हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान रवि जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप इस विषय में जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्य हैं, उनकी भावनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है दिल्ली में, कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है। और पूर्वोत्तर की जो विशेषताएं हैं और पूर्वोत्तर की जो संपदा है, चाहे वो मानवीय संपदा हो या प्राकृतिक संपदा हो, इसके बारे में देश के दूसरे हिस्से के बारे में लोग बहुत कम जान पाए थे। लेकिन पूर्वोत्तर के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने पूर्वोत्तर को दूर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर को जिस ढंग से फोकस किया, अभी ये जो दिल्ली में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें देश भर के लोग इसको देखेंगे, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे और पूर्वोत्तर के बारे में उनकी एक समझ बनेगी। कई कारणों से पूर्वोत्तर के बारे में एक गलत धारणा बनती रही है, लेकिन ऐसे आयोजनों से वो पूर्वोत्तर के सामग्रियों को, हस्तकला को, पूर्वोत्तर के लोगों को, पूर्वोत्तर के कलाकारों को जब इतने करीब से देखेंगे तो उन्हें, उनके अंदर पूर्वोत्तर के प्रति एक आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के आयोजनों की जरूरत है और ऐसे आयोजन पूर्वोत्तर को शेष भारत से करीब लाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को
अष्टलक्ष्मी का देश कहा था। और उसके पीछे उन्होंने यही नहीं किया, पूर्वोत्तर के जो इस तरह के आर्ट्स हैं, जो वस्तुएं पूर्वोत्तर में बनती हैं, पारंपरिक वस्तुएं, तो प्रधानमंत्री विदेश के कई राज्यों कई देशों को उपहार के रूप में देते हैं, ये बताने और ये समझाने के लिए कि देखो पूर्वोत्तर क्या है। उन्होंने पूर्वोत्तर की क्षमता को पहचाना है। और ये इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं पहले होते थे, लेकिन बहुत छिटपुट, बहुत वेल ऑर्गेनाइज वे में नहीं होते थे। और प्रधानमंत्री का खुद इस आयोजन में आना पूर्वोत्तर के प्रति प्रधानमंत्री की जो लगाव है, वह उसका एक ये प्रदर्शन है। ये जो इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, जो बांस से बने हुए वाद्य यंत्र हैं, वो पूर्वोत्तर में जिस तरह की ध्वनि का संचार कर रहे हैं, जिस तरह की भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे दिल्ली और देश के दूसरे हिस्से के लोग इसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि पूर्वोत्तर की कितनी जो हस्तकला है, यहाँ पर जो वस्त्र विन्यास है, यहाँ पर जो रंगों का चयन और रंगों की विविधता है। बोडो जनजाति के वस्त्रों का रंग में एक पीलापन मिलेगा, तो आप जब मिजोरम की तरफ बढ़ेंगे तो एक अलग रंग दिखता है, मणिपुर में एक अलग रंग दिखता है, और असम में भी अलग अलग जनजातियों में उनका एक अलग अलग रंग दिखता है। कहीं सफेद है, कहीं पीला है, कहीं गुलाबी है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं और इनका जो एक प्लेटफॉर्म वहां पर दिया गया है, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छा कदम है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि पूर्वोत्तर के लिए दिल्ली दूर नहीं है, अब पूर्वोत्तर देश की आत्मा है और पूर्वोत्तर अब दिल्ली के बिल्कुल करीब है। अब पूर्वोत्तर दूर नहीं, और दूसरी चीजें और भी हैं। और सही मामले में अब पूर्वोत्तर दिल्ली से दूर इसलिए भी नहीं है कि आप तेज से तेज रेलगाड़ियां चल रही हैं, हवाई जहाज की सेवा लगातार विस्तार हो रहा है पूर्वोत्तर में। अरुणाचल प्रदेश के तेजू जैसे जगह से अब हवाई सेवा शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो चीजों का विस्तार हो रहा है और जो चीजें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करती हैं और पूर्वोत्तर के लोगों को यह विश्वास दिलाती हैं, यह भरोसा दिलाती हैं कि वह देश के एक अभिन्न अंग है। और दिल्ली के लिए जो महत्व आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश का है, वही चीज पूर्वोत्तर के बारे में। जी बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए जो जो वाद्यंत्रों को आपने देखा, अभी दीपक दीवान जी ने भी उनका जिक्र किया था, रविशंकर जी, उनके विषय में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बेहद उत्सुकता के साथ उन्होंने इन वाद्यंत्रों को देखा, और विविध वाद्यंत्र कुछ मुंह से फूंक कर बजाए जा रहे हैं, कुछ कैसे, कुछ एक बांसुरी बजाता हुआ एक युवक हमें दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर। तो ये बल्कि दीपक जी आप कुछ बताएंगे इस विषय में? ये जो बांसुरी बजाते हुए देखा आपने प्रधानमंत्री जिनको सुन रहे थे, ये गारो ट्राइब के हैं और ये गारो ट्राइब मेघालय में है जी। तो वहाँ पे इस तरह के इतने वाद्य यंत्र हैं जो लोकली प्रोड्यूस होते हैं, और ढोलक से लेके बांसुरी से लेके वाद्य यंत्र बहुत है वहाँ पे जी। ये मेघालय के हैं गारो जी, और ये मेरे ख्याल से नागालैंड स्टॉल पे हैं जो आप दिखा रहे हैं जी। रविशंकर जी, संगीत जो है नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों के जीवन का, वहाँ के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कैसे इसको परिभाषित करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो तरह तरह के वाद्यंत्र हैं वो भी प्रदर्शित किए गए हैं प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, संगीत पूर्वोत्तर के लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। पूर्वोत्तर के लोग बिना संगीत के रह ही नहीं सकते हैं, उनके जीवन में उसका प्रभाव है। अब असम में जो बिहू के समय जो कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसमें एक पेपा है। पेपा भैंस के सींग से तैयार किया जाता है, और जब बिहू करते समय युवतियां थिरकती हैं तो युवक उस पेपा से संगीत निकालते हैं, बांस से संगीत निकालते हैं। वो जो युवतियां हैं वो अपने माथे के खोपा में उसे टाके रहती हैं, वो बिल्कुल कंघी की तरह होता है, और फिर उसको मुंह पर लेकर उसका ध्वनि निकालती हैं। अगर हम बोडोलैंड में जाए तो वहां पर आपको शाम के समय या दिन में कोई ना कोई युवक आपको बांसुरी बजाता हुआ दिख जाएगा, और बांसुरी वो खरीद कर नहीं लाते हैं, अपने जंगल के बांस से खुद बांसुरी तैयार करते हैं। तो और इसलिए वो प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए हैं। अब अगर हम मिजोरम की बात करें तो वहां पर जो
बैम्बो नृत्य जिसको बोलते हैं, और किस तरह से वो बांस पर आधारित पूरी नृत्य परंपरा और संगीत परंपरा है वहां पर। तो उनके लिए वह जो बांस के साथ एक लगाव है, उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। यही वजह है कि आज भी इतने सारे व्यावसायिक दबाव के बावजूद पूर्वोत्तर में जो जंगल, हरे भरे जंगल बचे हुए हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यह जो प्राकृतिक संपदा है पूर्वोत्तर के लोगों की जिंदगी और उनके जीवन शैली का एक हिस्सा है। और कई जगहों पर तो पहले लोग प्राकृतिक रंग का ही उपयोग करते थे, जंगल से लाकर अलग। और यह जो ये है हैंडलूम है, और इसमें एक युवती जिस ढंग से हस्त कपड़े तैयार करती है, ये शॉल, पूर्वोत्तर में आज भी महिलाएं ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो अपने कपड़े खुद तैयार करती हैं और अपने घर के लोगों के लिए भी वह कपड़े तैयार करती हैं और अपना बना हुआ कपड़ा वो खुद बेचती हैं। लेकिन अब समय की जरूरत यह है कि उनकी इस कला को थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में, थोड़ा सा व्यावसायिक वे में तैयार करने की जरूरत है, उनके उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वह जो उनकी कला है वह उनकी आय का एक आधार बन जाए। तो कुल मिलाकर अभी जो केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि पूर्वोत्तर में जो ये सारे हुनर हैं, इतने सारे कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनकी कुछ उच्च दक्षता का व्यावसायिक उपयोग हो, उनकी आय का माध्यम वो बने, क्योंकि ये इंडिफरेंट है, ये अनछुआ पहलू है और इसका एक बड़ा बाजार भी है। समस्या ये है कि वह उत्पाद उस बाजार तक पहुंचे कैसे, और जब वह उत्पाद बाजार में पहुंचेगा तो इसका सीधा लाभ कारीगरों को मिलेगा। तो उसका उत्पादन और फिर उसमें कुछ डिजाइन, कुछ और विशेष डिजाइन, उसमें कुछ सुधार की जरूरत, ताकि बाजार की जरूरत, उनकी जीवन शैली के आधार पर जो भी उत्पाद बने हैं, जो भी उनके परंपरागत उत्पाद हैं, वो बाजार तक पहुंचे और उसका लाभ जो है कारीगरों तक पहुंचे। जैसा कि अभी बता रहे थे कि सेलर और बायर मीट भी होने वाली है, दीपक जी बता रहे थे जी। तो इस तरह की चीजों की जरूरत है और उसका एक बड़ा एक डिमांड है, मांग है। अब जो है पूर्वोत्तर से कई लोग यहाँ पर हैं जो कारीगरों से सामान खरीद कर देश के अलग अलग हिस्से के व्यापारियों को भेज रहे हैं वहां पर, चूंकि उसकी जरूरत है। अभी जैसे काजीरंगा में एक बड़ा केंद्र बना है इस तरह के उत्पाद, जंगल पर आधारित उत्पाद वहां पर, और इतनी, मैं जब वो काजीरंगा में उस सेंटर पर गया, इतनी भीड़ थी कि मुझे अपनी बारी आने के लिए 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इतने सारे पर्यटन जाकर वहां पर स्थानीय उत्पादों को खरीद रहे हैं। तो अगर पूर्वोत्तर के परंपरागत उत्पादों का बड़ा बाजार मिल जाए तो पूर्वोत्तर के लोगों को किसी बड़े उद्योग और व्यवसाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस चीज को वो बचपन से सीखते आए हैं, जानते और समझते आए हैं, वही चीज, वही उनकी कला, वही उनका शौक, वही उनका पैशन उनके जीने का आधार भी बन जाएगा और उनकी आय का एक बड़ा माध्यम भी बन सकता है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो जीने का आधार भी बनेगा, आय का माध्यम भी बनेगा और दुनिया भी उससे लाभान्वित होगी। यानी कि ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। दीपक दीवान जी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, जो रविशंकर जी बोल रहे हैं जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसको मद्देनजर रख के ये ऑर्गेनाइजर्स ने इसमें एक अष्टलक्ष्मी ग्रामीण हाट का भी आयोजन किया है। अच्छा, जिसमें 300 से ज़्यादा आर्टिसन जो हैं अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि उसको भी यहाँ के बायर्स डायरेक्टली उनसे कनेक्ट होके आगे के लिए बिजनेस बन जाए उनके लिए। जी, आपने देखा दीपक जी की जो वस्त्र जो यहाँ पर स्टॉल्स पर जो पहने हुए हैं, जो महिलाएं हैं उन्होंने जो पहने, और आपने देखा कि प्रकृति के बेहद करीब देखा, सर में कुछ पंखों का मुकुट जैसा लगा रखा है। ये एक विविधता, ये एक उनकी अनोखी जो विरासत है उसको दर्शाती है। वेशभूषा है, ट्राइबल वेशभूषा है वो। मैंने जिसमें आपने देखा कि पंख लगे हुए थे बाद में, वो गारो ट्राइब के हैं और फ्रॉम मेघालय से हैं। जी, तो इसको कैसे, जिसको रविशंकर जी ने जैसे अभी कहा, रविशंकर जी आपने, कि इसको सुरक्षित रखते हुए और आगे बढ़ना है, ये जो वेशभूषा है
और ये जो हस्तशिल्प है इसको भी सुरक्षित रखना है, लेकिन इसमें आधुनिकता भी आनी चाहिए और इसको एक बाजार भी मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने एक बात कही है, कैसे कैसे देखते हैं इसको? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो परंपराएं हैं, परंपराएं को अगर लंबे समय तक जिंदा रखना है तो उसको जीवन के आधार से जोड़ना होगा। ये सीधी चीजें इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं कि हमारी जो परंपरा है वो हमारे जीवन के लिए कितनी लाभवान है। और इसीलिए समय के अनुसार अभी असम में भी कई सारे उत्पादों में वो नई डिजाइनिंग की बात हो रही है। जैसे असम का मुगा शिल्प है, तो मुगा शिल्प अपने आप में उसकी काफी मांग है, उसकी विशेषता है, गोल्डन थ्रेड का होता है। लेकिन बाजार की क्या जरूरत है, बाजार में किस तरह के डिजाइन को पसंद किया जा रहा है, उसका भी प्रशिक्षण कारीगरों को दिया जा रहा है और वो सारी चीजों उनके नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पहले मुगा साड़ी में एक पर्टिकुलर रंग गोल्डन कलर ही होता था और उसमें कुछ लाल फूल उकेरे जाते थे। अब उसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग हो रहा है, फ्यूजन किया जा रहा है उसमें। उसका चूंकि आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी वह पसंद आए, और आज की जो पीढ़ी है वो जो नौकरी कर रही है या जो अपने साधन पर खड़ी है, उसकी क्रय क्षमता है, तो उस पीढ़ी की दिलचस्पी को ध्यान रखकर इन परंपरागत उत्पादों को अगर हम लाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन करके, उसकी कुछ डिजाइनिंग करके, तब उसका बाजार बढ़ेगा। जिन चीजों का उपयोग नहीं होता है जीवन में, समाज में, वैसी चीजें धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। जैसे असम में ये जो गामोछा है, हमारे प्रधानमंत्री अक्सर उस गामोछा को लेकर गले में पहने रहते हैं और पूरा देश उस गामोछे को पहचान गया है। लोग देखते ही समझ जाता है कि ये असमिया गामोछा है। उस गामोछा की एक अर्थनीति है, वह सिर्फ सम्मान के लिए नहीं। अगर हम असम की बात करें तो बिहू, जो रंगाली बिहू या बुहाग बिहू होता है, तो युवतियां खुद अपने हाथों से अपने प्रेमी के लिए वह गामोछा तैयार करती हैं, जिसको बिहुआन कहा जाता है, और वह उसे और इस तरह से जो उस गामोछे का आदर में किसी का सम्मान करना है। अब सोचिए कि असम में कितने कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में, हर आयोजन में उस गामोछे की जरूरत पड़ती है। उसका कितना बड़ा व्यापार है। चूंकि ये परंपरागत आर्ट शिल्प है यहाँ का, और बाहर से बीच में मिलों के बने हुए वैसे गामोछे आने लगे, उनकी कीमत कम होती है। हाथ से बने हुए गामोछों की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वह एक बेहतरीन पीस होता है। तो उसको भी सरकार ने रोकने का, कि अगर इस तरह से मीट के गमछे आके बाजार में भर जाएंगे तो इन कारीगरों के बने गमछे कौन खरीदेगा। उसके लिए असम सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी मदद की है कि ऐसे गमछों की बिक्री पर असम में प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी अप्रैल में लाखों लाख गमछे की जरूरत पड़ती है, तो असम में हर शुभ काम में लोग उस गमछे का उपयोग करते हैं, हर आयोजन में उस गमछे का उपयोग करते हैं। तो उस गमछे का ही कितना बड़ा बाजार है, और उस बाजार का लाभ अगर हम उन असम के कारीगरों तक पहुंचाते हैं। बोडो लोगों के अरुणाई है, वो भी एक तरह का गमछा है, लेकिन उसको अरुणाई बोलते हैं। तो अगर हम पूर्वोत्तर, नागालैंड में एक अलग तरह का शॉल है, मिजोरम के शॉल का तरीका और रंग अलग है। अगर हम सिर्फ शॉल या गामोछा पर केंद्रित करें तो पूर्वोत्तर में कई 100 करोड़ रुपए का ये कारोबार है। और अगर हम इसको ऑर्गेनाइज वे में कर दें, इसको बाहर भी हम लेकर जाएं, तो वह सोचिए कि कितना बड़ा बाजार होगा। और यह सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के इस गुण को पहचाना है, उस क्षमता को पहचाना है, और वह उस क्षमता को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह के जो आयोजन है और प्रधानमंत्री का खुद उसमें आना, भाग लेना, काफी समय उनके साथ बिताना, चीजों को समझने की कोशिश करना, यह दिखता है कि पूर्वोत्तर के प्रति उनका कितना लगाव है। और उन्होंने ही यह नाम दिया है पूर्वोत्तर की 7 बहनें और सिक्किम एक भाई को, अष्टलक्ष्मी का एक नया रूप दिया है। तो इन सब चीजों का प्रभाव आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर पर दिखेगा और दिखने लगा।
जी, निश्चित तौर पर दिखेगा और दिखने लगा भी है पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन आया है। दीपक जी इसमें कुछ ऐड करना चाहें? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशनल कपड़े हैं, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल क्लॉथ हैं या एसमीज का जो अपना डिज़ाइन है, इस सब को प्रमोट करने के लिए एक डिज़ाइन कॉन्क्लेव और फैशन शोज भी यहाँ पे हो रहे हैं, जिसमें जो वहाँ के मॉडल्स हैं, वहाँ के फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो अपने जो ट्रेडिशनल कपड़ों को यहाँ पे दिल्ली में पेश करेंगे फैशन शो के दौरान। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो इस दिल्ली में जो फैशन डिज़ाइनर रहते हैं वो भी जाके वो देखेंगे और वहाँ के कपड़ों का इस्तेमाल अपने शोज में करना शुरू करेंगे। जी, तो दीपक जी, फैशन डिज़ाइनर्स हो रहे हैं, डिज़ाइनिंग हो रही है, फैशन शोज़ हो रहे हैं, साथ में डायलॉग्स वाले तमाम कार्यक्रम हैं जिसको कहते हैं आप सेमिनार हो रहे हैं, B2B हो रहा है, जो टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं, आर्टिसंस हो रहे हैं, उसके अलावा नृत्य संगीत के भी तमाम कार्यक्रम हैं, हस्तशिल्प का प्रदर्शन है। बचा क्या? सब कुछ पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे शोकेस हो रहा है जी। उसमें ये लोगों को जो जानना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ के लोग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो सब कुछ पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे दिल्ली में आ गया जी। एक पैकेज के तौर में अगर कोई नॉर्थ ईस्ट को देखना समझना चाहता है तो वो भी यहाँ जाकर इसको देख समझ सकता है। 6 से 8 तारीख तक ये महोत्सव चलेगा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, और अपने आप में बेहद अनोखा है। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये दिल्ली में मनाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये जो जिस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है उसको जरूर पूरा करेगा। रवि जी, संपादक दैनिक पूर्वोदय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दैनिक रविशंकर जी, आपसे अगर हम समझना चाहें 10 वर्षों में ये परिवर्तन, कितनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत, किस तरह से एक विजनरी जो एक सोच है, जो एक दृष्टि है, उसकी ज़रूरत, क्योंकि पहले सोच ही कुछ और थी और अब वो सोच बदली है। उसके साथ ही साथ जो कहा गया ना कि लुक ईस्ट के साथ साथ वो एक्ट ईस्ट में तब्दील हुई और वो अब दिख रहा है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, लेकिन आपने जैसे कहा कि पूर्वोत्तर की सारी चीजें इस जगह पर मौजूद हैं, ये जो आयोजन हो रहा है, पूर्वोत्तर की एक चीज वहां पर मौजूद नहीं है और उसके लिए लोगों को पूर्वोत्तर आना होगा। वह चीज है पूर्वोत्तर की प्रकृति जी, पूर्वोत्तर का प्राकृतिक स्वभाव। जब आप मेघालय, शिलोंग से जब आप और आगे मेघालय की तरफ बढ़ते जाएंगे और अगर आपके कार की खिड़की खुली है, अचानक कोई आवारा बादल आपके एक खिड़की से घुसता हुआ दूसरी खिड़की से निकल जाएगा और आप दंग अभिभूत रह जाएंगे ऐसी स्थिति को महसूस करते हुए। ये जो प्राकृतिक छटा है पूर्वोत्तर की, या काजीरंगा में घूम रहे हैं और अचानक आप देखेंगे कि सामने से एक रॉयल टाइगर बाघ आपको सड़क पार करता हुआ निकल गया। दूसरी चीजें जो आपने कही, मैं उस पर आता हूं। पूर्वोत्तर में इतना कुछ जो हुआ या जो दिख रहा है, उसके पीछे एक ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। पूर्वोत्तर में पहले भी कई परियोजनाएं हुई हैं, वो हुई हैं, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के साथ, एक राजनीतिक संकल्प के साथ कि यह काम करना है तो करना है, चाहे किसी भी कीमत पर हो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो सिलचर लामडिंग जो रेल लाइन बिछाने का काम था, ये ब्रॉड गेज, सिंगल गेज, मीटर गेज को ब्रॉड गेज करना था, दशकों से लंबित पड़ा था। उग्रवादी घटना, ये वो, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दिया कि इसको पूरा करना है। अब अगर मिलिटेंट है तो आप सेना को लगाओ, सुरक्षा बलों को लगाओ, सिर्फ इसलिए काम नहीं रुकेगा। और आज देख लीजिए कि अब दिल्ली से उसी रास्ते से अगरतला जाते हैं और दिल्ली से राजधानी अगरतला तक पहुंच रही है। अगर वह इच्छा शक्ति नहीं होती तो आज जो इतनी लंबी लंबी दूरी की ट्रेन अगरतला से, सोचिए, भाया गुवाहाटी होते हुए वह कलकत्ता तक जा रही हैं, देश के अलग अलग बड़े शहरों तक पहुंच रही है, यह बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नहीं होता। ब्रह्मपुत्र, एक जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो एक बोटल नेक था पूर्वोत्तर में, नदियों पर पुल नहीं है और पूर्वोत्तर में नदियां भरी हुई हैं, जिधर जाइए उधर नदियां ही हैं। तो ब्रह्मपुत्र पर पुल की वजह से, पुल की कमी की वजह से
बस गुवाहाटी में सरायघाट ब्रिज, तेजपुर में कलिया भावना ब्रिज, बस यही 2 ब्रिज थे। लेकिन फिर आज अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अपनी राजधानी पूर्वी अरुणाचल से राजधानी ईटानगर तक जाने के लिए अब वो डिब्रूगढ़ में बोगीबील पुल बन गया है। वो पुल भी वर्षों से लंबित पड़ा था जी। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। सदिया में जो तिनसुकिया जिले और उधर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, सदिया में एक पुल बना डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर। वह पुल पूरा होने से क्या हुआ कि अरुणाचल के अलग अलग हिस्सों के लोग असम के साथ सीधे जुड़ गए और अरुणाचल के भी लोगों को अपने राज्य से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में मदद मिली। अब वो जो सदिया में पुल बना है, वहां पर क्या है, उस पुल के बनने से संजोग ये था कि उस दिन भी मैं डीडी न्यूज में बैठा हुआ था और प्रधानमंत्री ने उस पुल का शिलान्यास किया था। उस पुल पर वो काफी देर तक पैदल चलते रहे थे। तो उस पुल से क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि रुक्मणी का मायके आसान हो गया, क्योंकि उस पुल के उस पार ही रुक्मणी का मायके है, या बोलिए श्री कृष्ण का ससुराल है। तो इस तरह से जो कई सारी किंवदंतियां, महाभारत कालीन कई पात्रों का वास पूर्वोत्तर में होता रहा है। चाहे हम रुक्मणी की बात करें, उलूपी की बात करें, तो कई पात्र, घटोत्कच की बात करें, तो ये सारे पात्र पूर्वोत्तर से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पहल हुई है पिछले 10-12 वर्षों में, जो काम हुआ है सड़क का, परिवहन का, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, अब 4 लेन सड़क, अब 6 लेन सड़क बन रही है। इसके बारे में तो लोगों ने सोचा ही नहीं था। पहले गुवाहाटी से शिलोंग जाने में 3-3.5-4 घंटा लगते थे। अब शिलोंग शहर की सीमा पर गुवाहाटी से हार्डली 1 घंटे की दूरी है। बड़ा पानी, आप गुवाहाटी टाउन पार कीजिए और बड़ा पानी शिलोंग की टाउन, ये हार्डली आप 60 से 70 मिनट में यह सफर पूरा हो रहा है। तो ये सारी चीजें, अब आइजोल का रोड कम्युनिकेशन थोड़ा सा खराब है, वहां तक रेल पहुंचाई जा रही है। राजधानी आइजोल तक रेल पहुंचाई जा रही है। हवाई मार्ग अब दिल्ली, गुवाहाटी और आइजोल के बीच हवाई यात्रा शुरू हो गई है। इससे लोगों का आना जाना विकसित हुआ है, सुधार हुआ है। आप देखिए बोडोलैंड में क्या स्थिति थी पहले, मिलिटेंसी की वजह से लोग उस इलाके में जाना नहीं चाहते थे, और आज बोडोलैंड में भूटान की जो तलहटी है वो स्वर्ग है धरती का। उस पूरे भूटान की तलहटी में, बोडोलैंड के इलाके में कई रिजोर्ट बन गए हैं, और जो बाहर के पर्यटक हैं उन रिजोर्ट में जाकर रहते हैं, और वह जो बोडो युवक उन रिजोर्ट को चला रहे हैं, वो कोई बाहर से लोग नहीं आए। तो उनको जो वो शांति आई, तो शांति आने के बाद लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। मानस जैसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जिसको यूनेस्को ने रेड कलर में कर दिया था, शांति आने के बाद जो लोग जंगल या जंगली जानवरों को मार रहे थे, वह जंगली जानवरों को बचाने के लिए जुट गए मैदान में, और नेशनल पार्क में बाघों की संख्या लगातार वहां पर बढ़ गई। और ये जो स्थानीय लोग, स्थानीय युवक, उनको यहाँ पर रोजगार की संभावना दिखने लगी, बनने लगी है। बाहर से निवेशक आ रहे हैं, वो नए नए उद्योग लगा रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे पूर्वोत्तर के राज्यों को भी कर के रूप में, टैक्स के रूप में उनकी आय में वृद्धि हुई है। और यह तभी संभव था जब पूर्वोत्तर में शांति आए, और जब शांति आई और शांति के साथ विकास का एक ज्वार आ गया, लगातार उस दिशा में काम कर रहा। अभी असम के मुख्यमंत्री बता रहे थे कि प्रधानमंत्री अगले फरवरी में असम आने वाले हैं, और कई लाख करोड़ की योजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं। गुवाहाटी रिंग रोड बन रहा, और भी कई चीजें हैं। गुवाहाटी से भूटान के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने वाली है, रेलवे का नया नक्शा तैयार हो रहा। तो ये जो सारी चीजें हैं, लोगों का आना जाना आसान। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पिछले 12-14 सालों में पूर्वोत्तर में यातायात व्यवस्था में क्रांति आ गई है। अब गुवाहाटी तिनसुकिया, पहले लोग बस से जाने को मजबूर थे, और बूढ़े और बीमार लोगों के लिए पूरी रात बस में यात्रा करनी पहाड़ी इलाकों में कितनी दिक्कत होती थी। अब गुवाहाटी से आप राजधानी में चढ़िए 8 बजे, और सुबह आप तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ उतर जाइए, कहीं रास्ते में कोई परेशानी नहीं। लगातार ट्रेनों का विस्तार हो रहा। राजधानी ईटानगर के पास नाहरलगुन और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा हो गई है।
तो ये सारी चीजें, और वह दिन दूर नहीं है जब इम्फाल और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा हो। उस दिशा में बहुत काम होगा, काफी ऊंचे ऊंचे पुल बने जी। और काफी ये है। ठीक है, कुछ इलाकों में कुछ अशांति है, कुछ जो लोकल ट्राइब है उनके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। लेकिन जब लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा, जब लोग एक दूसरे से, अब पूर्वोत्तर के लड़के जब बैंगलोर जाते हैं पढ़ाई करने या नौकरी, वो जब आते हैं अपने इलाके में तो वो चाहते हैं कि वहां की तरह सड़कें, वहां की तरह व्यवस्था, वहां की तरह माहौल हमारे इलाके में भी हो, हमारा भी इलाके का विकास हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर ने वन क्षेत्र को बचा दिया। जी। पूरे देश में जहां पर वन क्षेत्र घट रहे हैं, पूर्वोत्तर के लोगों ने अपनी वन संपदा को सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है जी। और यह कहीं ना कहीं देश के पर्यावरण में पूर्वोत्तर की बहुत बड़ी भूमिका है। जी, निश्चित तौर पर तो सरकार के साथ साथ पूर्वोत्तर के लोगों की भी सराहना की जानी चाहिए, जिस तरह से आपने बताया। और अब सबसे विशेष बात है कि पूर्वोत्तर के लोगों के विकास के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनका हाथ थामा है और एक विजन दिया है। दीपक जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी ने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए और लोगों को भी कनेक्ट करने के लिए। आपको बताऊं 2014 से लेके अब तक रेलवे जो लाइन रेलवे पटरी है 1909 किलोमीटर पटरी ऐड करी गई जी, और उसमें 972 किलोमीटर जो रेल पटरी है जो ब्रॉड गेज में परिवर्तित की गई मीटर गेज से। फिर सड़कों की बात करें अगर 2014 में हमारे पास 10,905 किलोमीटर थी जो बढ़कर अब 16,125 किलोमीटर हो गई जी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बता रहा हूँ। हाँ। फिर प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना में 46,256 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जी। और फिर मिजोरम का बाईपास बनाने के लिए सरकार ने 500 करोड़ की लागत की मंजूरी भी दे दी है। मिजोरम में जो आइजोल है उसका बाईपास बनेगा ताकि कंजेशन ना हो। फिर प्रधानमंत्री जी ने एक 12,556 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी 9 मार्च 2024 में, जिसमें चीन सीमा से और तवांग जाने के लिए जो 12 मासी सुरंग है उसका निर्माण किया जाएगा। जी जी जी, ऑल वेदर टनल जी। फिर 2014 के बाद पूर्वोत्तर के जो 4525 गांवों में 4G कनेक्टिविटी दी। हाँ, ये बड़ी बात है जी, इसके विषय में हम बात आगे करना चाह रहे थे, 4G कनेक्टिविटी जिस तरह से जी। फिर एयर कनेक्टिविटी देखिए 2014 में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आज 17 हवाई अड्डे हैं नॉर्थ ईस्ट में जी। और वहां से अनगिनत फ्लाइट चल रही हैं, सब इधर से उधर, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट से आप नागालैंड जा सकते हैं, दीमापुर में आप आइजोल जा सकते हैं, सिक्किम में जा सकते हैं, गंगटोक में, गुवाहाटी तो पहले था ही, अभी ईटानगर भी आप जा सकते हैं, वहाँ जो नया एयरपोर्ट बना होलोंगी जी। तो जी, निश्चित तौर पर ये जो भाव बदला है, रविशंकर जी मैं चाहूँगा कि अब आप भी इसमें कुछ ऐड करें कि ये जो भाव बदला है पूर्वोत्तर के प्रति, जो दृष्टिकोण बदला है। आपने जैसे अभी दीपक जी को सुना कि वो जिक्र कर रहे थे कि चीन सीमा पर जिस तरह से सड़कों का निर्माण, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, उसके साथ साथ 4G कनेक्टिविटी, जो सीमा के गांव थे, जिनको पहले आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी जी अब उसको पहला गांव कहते हैं, तो जो सीमा के गांव थे, नगर थे, छोटे छोटे इलाके थे, उन सब का डेवलपमेंट, आखिर वहां के लोग विकास से महरूम क्यों रहे, इस सोच के साथ में आ गया ना। पहले की जो सरकारें थी वो कहती थी कि बॉर्डर एरिया को पिछड़ा ही रखना है, वो एक अलग सोच थी। नहीं, बिल्कुल, ये जो सरकार जब से मोदी जी आए तो इन्होंने जो पूर्वोत्तर के प्रति नजरिया था, अब देखिए जो पूर्वोत्तर के गांव हैं, जो सीमा पर गांव, वो हमारे देश के प्रहरी की भूमिका में थे। जब इस तरह से कोई अतिक्रमण होता था या जब विदेशी फौज हमारी सीमा में घुसती थी तो वो सीमा के क्षेत्र के लोग ही पहली सूचना, क्योंकि बॉर्डर पर हर जगह तो फोर्स तैनात नहीं रहती है, वो तो पेट्रोलिंग करती है बीच बीच में, तो वह जो घुसपैठ होती है उसके बारे में
या आए वो घुस कर फिर कुछ करके चले गए, वह सूचना गांव के लोग देते रहे। आप कारगिल में देखिए, उस गडरिये ने सूचना दी थी भारतीय फौज को या भारतीय प्रशासन को। तो उन गांवों में जो असुविधाएं और उसके कारण गांव के लोग धीरे धीरे जहां पर सुविधाएं थी उस ओर उनका पलायन हो रहा था। अरुणाचल के सीमा क्षेत्रों में ऐसे कई गांवों का पलायन हो चुका था। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो सारी सुविधाएं हैं, न्यूनतम सुविधाएं तो वहां उपलब्ध होनी चाहिए, तभी तो वह गांव के लोग अपने गांव में बने रहेंगे, नहीं तो वो सीधे शहरों की तरफ पलायन करेंगे। और उस दिशा में सीमा से सटी हुई सड़क निर्माण का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। मैं 3 साल पहले किबुटू गया था, जो देश का अंतिम वो इलाका है, वहां से सामने तिब्बत और चीन की सीमा साफ रूप से दिखती है, दोनों तरफ सुरक्षा बल तैनात थे। और कुहू गांव, और वो वहां पर अंतिम गांव है जी। तो अब देखिए इस सरकार ने उसको क्या किया, वाइब्रेंट विलेज का दर्जा जी। ऐसे गांव वाइब्रेंट विलेज है ताकि वहां तक सारी आधुनिक सुविधाएं जुड़ती रहे। पहले और वहां तक डेटा कनेक्टिविटी, वहां तक सिर्फ सड़कें ही नहीं रविशंकर जी, डेटा कनेक्टिविटी, वहां तक इंटरनेट की पहुंच, ये सारी चीजें शायद पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि जब मैं किबुटू गया तो रास्ते में डॉन बोल की जो जगह थी वहां पर ही हमें कहा गया कि जो आपको सूचना से बात करनी है घर वालों से या ऑफिस को वहीं बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और वही हुआ, उस समय कनेक्टिविटी थी नहीं। अब लोगों को एटीएम से पैसा निकालना है तो वो बीआरओ के लोग एक ट्रक देते थे और 8-10 मजदूर जाते थे तेजू टाउन में, सबका एटीएम लेकर और सबके लिए पैसा निकाल कर ले जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज वो सारी चीजें, वो कनेक्टिविटी जो है कम से कम 4G तक सीमा के उस क्षेत्र तक पहुंच चुका है। तो ये सारी चीजें पहले विदेश के पड़ोसी राष्ट्र के सिग्नल हमारे मोबाइल पर पकड़ते थे, लेकिन हमारे देश का सिग्नल वहां नहीं पकड़ रहा था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। और जब आप सीमावर्ती गांवों तक बेहतर सड़क दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं, उनके रोजगार के अवसर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी जमीन से उठकर नहीं आएंगे, वो सीमा पर ही रहेंगे। और इस तरह से दोहरा काम हो रहा, एक तो हम अपनी सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी दे रहे हैं, दूसरा ये कि हम अपने सीमा पर जो गांव बसे हुए हैं उनको वहीं रहने दे रहे हैं और वो वहां रहकर हमारे देश के लिए एक प्रहरी के रूप में वो भूमिका निभा पाएंगे। तो ये जो समझने का नजरिया है कि सारे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां डेवलप ही नहीं करो ताकि विदेशी फौज आक्रमण करे तो हमारे देश की तरफ आगे नहीं बढ़े, यह तो बिल्कुल अब उसके विपरीत नजरिया है कि हम सीमा तक पहुंच जाएंगे, हमारे सुरक्षा बलों को सीमा तक पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हो, हम भिड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम उनको जवाब देंगे पूरी ताकत के साथ। तो यह जो नजरिया बदला है, सोचने का, समझने का, करने का दृष्टिकोण जो बदला है, उससे पूर्वोत्तर के लोगों में, अब आज देख लीजिए अलगाववाद के कितने आंदोलन चल रहे हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले देखिए पूर्वोत्तर में कितना ज्यादा अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, और आज देखिए अधिकांश जो अलगाववादी संगठन है सबों ने समझौता कर लिया है। कुछ से वार्ता हो रही है, कुछ से वार्ताएं हो चुकी हैं, कुछ से वार्ता होने वाली है। तो यह उस माहौल का असर। दूसरा ये, पहले आप उग्रवादी संगठनों के, अलगाववादी संगठनों के साथ समझौता तक तो बात हो जाती थी, उन समझौते को लागू नहीं किया, इसलिए लोगों का समझौता पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आप देख लीजिए बोडोलैंड में जो समझौता हुआ और उसको किस हद तक लागू किया। अभी आज आप कोई भी आदमी आकर उस बोडोलैंड, वो कोकराझाड़ जहां पर लोग कभी जाने में डरते थे, दिन में नहीं जाना चाहते थे, आप देखिए कोकराझाड़ में कितनी भीड़ है, कितनी होटल खुल गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाएं वहां पर हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन वहां पर हो रहे हैं। तो ये उस वादे को पूरा करने का असर है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है। बोडोलैंड में तो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, मैं लगातार आते जाता रहता हूं, लोगों से बातचीत करते रहता हूं कि कितना बड़ा बदलाव वहां पर देख लीजिए। मिजोरम में देखिए, मिजोरम में आज स्थिति, कभी क्या थी ऐसी स्थिति कि अपने देश के ही एयरफोर्स को वहां पर अटैक करना पड़ा, और आज
देखिए मिजोरम में कितना शांत है, कितना खुशहाल है। और यही वजह है कि अब मिजोरम तक देखिए आपकी रेलगाड़ी चलने वाली है, रेल के पुल लगभग बन चुके हैं और सारी व्यवस्था जारी। तो अगले मुझे लगता है कि 2 वर्षों में आइजोल तक सीधी रेल यात्रा कर, आइजोल से 40 किलोमीटर पहले तक है वो अंतिम स्टेशन, मैं गया था वहां पर। तो वहां, और वो कहां पर बना है, पहाड़ों के ऊपर से रेल निकली है। जहां पर बीच में घाटी है वहां पर पिलर बनाए गए हैं, और जहां पर ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच टनल कर दिए गए हैं। तो इस ढंग से वहां तक रेल पहुंचाई जा रही है। इम्फाल, वो जीरीबाम का इलाका जो आज कुछ हिंसक घटनाओं की वजह से थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन वहां तक वहां रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। जीरीबाम आज एक रेलवे स्टेशन है और वहां से ही लाइन इम्फाल की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीजें वो बिना ठोस राजनीतिक निर्णय के संभव नहीं था। जी, निश्चित तौर पर जब आप इस तरह का फैसला नहीं लेंगे तो कैसे लोगों का दिल जीतेंगे? इसीलिए खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्वोत्तर का जो नजरिया है, पूर्वोत्तर के लोगों का जो भरोसा है, वह आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। यह बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं। मैं चूंकि पिछले 27-28 वर्षों से पूर्वोत्तर में पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने देखा है कई चीजों को जी। तो वह जो भरोसा, वह जो उनकी अदा है चीजों को दिखाने की, समझाने की और लोगों का दिल जीत लेने की, और वह इसलिए होता है कि पूर्वोत्तर के प्रति कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ममता है, पूर्वोत्तर के प्रति एक आकर्षण है। और वह पहले भी जब वह राजनीति में नहीं थे तब भी वो पूर्वोत्तर घूमा करते थे, कार्य से आते थे, जाते थे। तो उस समय से उन्होंने पूर्वोत्तर को देखा है, और यही वजह है कि जब वह कंधे पर असमिया गमछा टांग कर चलते हैं, गले में जब असमिया गमछा लगाते हैं, तो वह सबका मन जीत लेते हैं, लोगों को अच्छा। और वह जो ब्रांडिंग की, मैं तो ये बोलूंगा कि पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के ब्रांड का जितना प्रचार किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। वो जिस भी उत्पाद को लेते हैं, काजीरंगा चले गए, एक रात काजीरंगा रह गए, हाथी सफारी कर ली उन्होंने, जीप सफारी कर ली, पूरे दुनिया में काजीरंगा छा गया। तो इस बार पता चल रहा है कि विदेशी पर्यटकों की काफी संख्या है और इस बार भीड़ कुछ ज्यादा ही काजीरंगा में हो रही। एक रात प्रधानमंत्री के काजीरंगा में रुकने का यह परिणाम। तो इस ढंग से जो उन्होंने ब्रांडिंग की है और जो मार्केटिंग की है पूर्वोत्तर की, उसका प्रभाव तो दिखेगा, और वह प्रभाव जी बिल्कुल। जिसको कहते हैं कि लीडर वो है जो सामने से नेतृत्व प्रदान करे, द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और प्रधानमंत्री इसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न केवल विजन के साथ बल्कि एक्ट के साथ में भी उन्होंने करके दिखाया है। और यही वजह है कि जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह से न सिर्फ ज़मीन पर हालात बदले हैं बल्कि लोगों की भावनाएं भी बदली हैं, लोगों का विश्वास जागृत हुआ है सरकार के प्रति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता सर चढ़कर बोलती है, उसकी एक वजह ये भी है। दीपक जी, आप ऐड करना चाह रहे थे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लेकर के, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेकर के आप कुछ बातें जोड़ना चाह रहे थे। मैं बताना चाह रहा था कि वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है जी, इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को हुई। और ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने जाके अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक गांव है जहां, जिसकी बात रविशंकर रवि कह रहे थे, किबिथू गांव में शुरू किया। और इसमें 2023 से 2022, 2023 से 2025 और 26 तक के लिए 4,800 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है इस फंड के लिए जी, इनको डेवलप करने के लिए। इसमें उनको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेंगी, सड़क, पानी, लाइट, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन। और जो हम ये थी प्रथा के जी वो दूर है गांव, इसलिए वहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं होती, ये सब अब वहाँ होगा और होना शुरू भी हो गया है जी। ये अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर स्टेट्स हैं और उत्तराखंड में भी इसका ये लागू होता है। अब ये फेज मैनर में चल रहा है। पहले फेज में 10 अप्रैल को हुआ था, तो अब 2023 को, अब धीरे धीरे इसका जो है वो है बढ़ता जाएगा एरिया और लोगों को इसका फायदा मिलेगा जी।
और इसके अलावा ये तो हम बात कर रहे हैं कुछ जो परियोजनाएं ये वो जो लोकली और डेवलपमेंट हुई है जी। 2014 के बाद 843 नए स्कूल इस्टेब्लिश हुए हैं वहाँ पे, और कितने लाखों टीचर्स को अपस्किल किया गया जी। उच्च शिक्षा में करीब 29% बढ़ी है उच्च शिक्षा संस्थानों में, और 8 नए MBBS कॉलेजेस खुले हैं नॉर्थ ईस्ट में जी। तो आप क्योंकि देखिए एक यानी कि बेसिक शिक्षा से लेकर के और जो टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के हेल्थ के लिए जो तमाम सेक्टर्स हैं उन सब में लगातार काम हुआ है, और बहुत विस्तार से इस बारे में रवि जी ने बताया। रविशंकर जी, आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं। आप पिछले 3 दशकों से वहाँ पर, जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो हर घर विद्युत योजना हो, हर घर नल नल से जल की बात हो, PM आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, जो PM जन आरोग्य योजना, ये सारी योजनाएं क्या वहाँ पर भी उसी तरह से सैचुरेट हो रही हैं जैसे बाकी भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में हो रही हैं? यहाँ पर भी कई योजनाओं में अच्छा काम हुआ है, लेकिन मैं आपको एक अलग चीज, एक खास चीज बताना चाहता हूँ। वो केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से जी, ये प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव की उद्घाटन संध्या में कार्यक्रम। हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का।